नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के अभ्यारण्यों की। और राजस्थान के अंतर्गत कुल टोटल 27 अभ्यारण्य है वर्तमान दृष्टि से अगर देखा जाए तो, और इनके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है ना। तो ये आपका आंकड़ा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला जो अभ्यारण्य है साथियों, हमारा पहला अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यह जो अभ्यारण्य है ये जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी। यह अभ्यारण्य दो जिलों में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। दो जिलों की बात करें यहाँ पर तो अपना जो जैसलमेर जिला है साथियों, जैसलमेर जिले में इसका क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर जिले में इसका क्षेत्रफल है 1262 वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इस अभ्यारण्य में वनस्पति नहीं पाई जाती, ये वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में ऑकल वुड फॉसिल पार्क भी स्थित है, अर्थात इस अभ्यारण्य के अंतर्गत लकड़ी के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में लाठी सीरी क्षेत्र भी स्थित है जैसलमेर जिले में। एक चीज़ आपको नोट करनी है, लाठी सीरी क्षेत्र ध्यान रखना, ये किस जिले में है? जैसलमेर में है। अभ्यारण्य पूछा जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। सर्वाधिक गोडावन पक्षी भी हमारे राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलते हैं, नोट कीजिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा जो गोडावन है हमारे, ये कहाँ पर मिलते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है साथियों, तो ये इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत है। गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए 12 जिले के सोरसेन क्षेत्र में एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग। गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए कहाँ पर? सोरसेन 12 जिले के अंदर क्या किया गया है? स्थापना कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका सैटेलाइट फैसिलिटी जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, इस अभ्यारण्य को स्पीयर रिजर्व पार्क भी बनाया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्या बनाएंगे भैया? स्पीयर रिजर्व पार्क भी घोषित किया जाएगा, प्रस्तावित है अभी। अब इस अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? जैसे गोडावन, पीवड़ा सर्प, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीवड़ा सर्प भी कहाँ मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक जहरीला सर्प है। कोबरा सर्प भी मिलता है। स्मेंड वाइपर सांप मिलता है। एंडरसन टॉड आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अपने जीव जंतु हैं। अब नोट कीजिएगा आप लोग सबसे पहले कि सन 2009 में राष्ट्रीय मरु उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसके प्रस्ताव को। बात हुई थी 2009 में, ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग। किस अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो बाद में विफल हो गया? तो आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान आंसर करना है। सहागढ़ वल्ज एक क्षेत्र है साथियों जैसलमेर के अंतर्गत, जिसका चयन चीता पुनर्वास योजना के लिए किया गया था, और यहाँ पर अफ्रीका और ईरान से चीतों को ला करके छोड़ा जाएगा। तो कौन सा क्षेत्र वो? सहागढ़ वल्ज क्षेत्र है जैसलमेर के अंतर्गत। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है गजनेर अभ्यारण्य। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। यह अभ्यारण्य वटवड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंटगाउंड, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इस वटवड़ पक्षी को हम रेत का तीतर भी कहते हैं। तो ये रेत के तीतर जो है वटवड़ पक्षी, इसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा? गजनेर अभ्यारण्य। लेकिन याद रखना आप लोग, जो वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर गजनेर अभ्यारण्य का नाम शामिल नहीं है। ऐसे आपको दो अभ्यारण्य बता रहा हूँ, पहला है गजनेर और दूसरा है आपका सरिस्का ए। कौन सा है? सरिस्का ए, सरिस्का ए। ये ऐसे दो अभ्यारण्य जिनका नाम वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, देख लेना आप लोग। ओके भाई, चलिए अगला हमारा अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। देखो, एक तो है सरिस्का अभ्यारण्य और एक मैंने आपको बताया था सरिस्का, ये भी एक अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इसका नाम वन विभाग की सूची पर नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है, तीसरे नंबर का। सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था और इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था 1990 में।
दोनों पॉइंट याद रखना। 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था। यानी पूछा जाए कि सरिस्का को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 1978 में घोषित किया था। यहाँ पर ये योजना चलाई गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट योजना। वर्ष 1978 में ही सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ बचाओ परियोजना भी लागू की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। कौन सी? सरिस्का दूसरी है। और प्रथम कौन सी है भैया? रणथंभौर। कौन सी है? प्रथम कौन सी है? रणथंभौर है भैया, याद रखना आप लोग, ठीक है। पहली रणथंभौर है और दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का के अंदर। आगे देखेंगे, सबसे ज़्यादा मोर, सर्वाधिक जो मोर है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पाए जाते हैं। और एक चीज़ आपको नोट रखनी है कि जो मोर है, मोर अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। मोर अभ्यारण्य नाम है भैया, ये एक अभ्यारण्य का नाम क्या है? मोर अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है, जो प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है, प्रस्तावित है। ये नोट कर लीजिए, मैं करंट अपडेट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए भी प्रसिद्ध है। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का के अंदर पाए जाते हैं। नागौर जिले के थावला ग्राम और अजमेर जिले के शिलोरा ग्राम भी हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर राजस्थान में 3 जगह पाए जाते हैं। अगर अभ्यारण्य की बात की जाए तो सरिस्का में, अगर गांव पूछा जाए तो थावला गांव नागौर में भी है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और अजमेर का सिलोरा जो गांव है साथियों, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, हरे कबूतर। अलवर के महाराजा तेज सिंह के समय एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो लगभग 1947 में बनकर तैयार हुई। इस रिपोर्ट को पीली किताब के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। अलवर के जो महाराजा थे तेज सिंह, उसके समय पर एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो कब बनकर तैयार हुई? 1947 में। और इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? पीली किताब के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिए इसको। अब इस अभ्यारण्य के पास में बहुत सारी चीज़ें स्थित हैं, जैसे सिलीसेड झील, ये अलवर में ही तो है, इसी अभ्यारण्य के पास। सिलीसेड झील, क्रॉस का पठार, कांकनवाड़ी का पठार, ये सब कहाँ है? इसी अभ्यारण्य के पास में। सिलीसेड झील को साथियों राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। ये मैंने आपको झीलों में पढ़ा है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसेड झील को कहा जाता है। आगे बात करें, इस अभ्यारण्य में स्थित कांकनवाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को बंदी बना करके रखा था। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। दारा सिको जो था, ये औरंगजेब का भाई था। तो औरंगजेब ने अपने भाई को कैद रखा था, किस किले में रखा था? कांकनवाड़ी के किले में, अलवर जिले में। नैडा की छतरियाँ भी इसी अभ्यारण्य के पास में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित एक होटल है, जिसका नाम है टाइगर डेन होटल, ये भी यहीं पर स्थित है। इसी अभ्यारण्य के पास साथियों इसमें पांडनपोल हनुमान जी, भरतरी, नीलकंठ महादेव, नारायणी माता का मंदिर और ताल वृक्ष आदि दर्शनीय स्थल यहाँ पर इस अभ्यारण्य के पास स्थित है, सरिस्का में। अगला हमारा अभ्यारण्य है सरिस्का ए अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे आप लोग, सरिस्का ए अलवर में है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 3 किलोमीटर के आसपास। इसकी स्थापना 20 जून 2012 को की गई थी। लेकिन नोट करेंगे आप लोग, सरिस्का ए अभ्यारण्य का नाम हमारे वन विभाग की ऑफिशियल सूची में नहीं है, ऑफिशियल साइट की सूची में इसका नाम दर्ज नहीं है। तो 2 मैंने आपको अभ्यारण्य बताए, ठीक है ना। अगला देखेंगे आप लोग, अगला हमारा अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। क्लास को दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, तो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट आपको आएंगे, नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। जैसे ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं, सब्र रखिए, समय लगेगा, लेकिन जीके को पूरा आपको पढ़ा दूंगा। अगला है हमारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ये हमारा जयपुर ग्रामीण और जयपुर, ये 2 जिलों की सीमा पर आ रहा है वर्तमान में। नाहरगढ़ को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1982 में। इसका क्षेत्रफल है 50 वर्ग किलोमीटर। नाहरगढ़ जो है साथियों राजस्थान का तीसरा जैविक पार्क स्थापित किया गया है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो आपको दिखाया गया है, तो एक नाहरगढ़ जैविक पार्क भी है, जो राज्य का तीसरा जीवाश्म पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क है। मैं आपको बायोलॉजिकल पार्क इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाए हैं, आप लोग देखना।
नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में भालू बचाव केंद्र, यानी देश का तीसरा जो केंद्र है भालुओं का संरक्षण केंद्र है, वो कहाँ पर है? नाहरगढ़ के अंदर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस अभ्यारण्य में एलिफेंट सफारी संचालित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में क्या है? एलिफेंट सफारी, नहीं हाथी सफारी भी यहाँ पर संचालित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बाघ, लंगूर, सिंही, पाटागोह आदि जैसे जीव जंतु मिलते हैं। अगला हमारा अभ्यारण्य है जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य। ये जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। इसमें नीलगाय और लंगूर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो प्रसिद्ध है ये। ठीक है, लंगूर और नीलगायों के लिए प्रसिद्ध है जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य। इसलिए इस अभ्यारण्य को जयपुर का पुराना शिकारगाह कहा जाता है। जयपुर का पुराना शिकारगाह किसे कहेंगे? जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य को। जंबा रामगढ़ को अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था वर्ष 1982 में दिया गया था, जिसका क्षेत्रफल है 360 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य से एक नदी निकलती है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, वाणगंगा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? वाणगंगा नदी। कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला देखेंगे माउंट आबू अभ्यारण्य, सिरोही जिले के अंदर है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आप लोग, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर भी यही अभ्यारण्य है। कोई पूछ ले कि भाई राज्य का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य। भारत सरकार के द्वारा जून 2009 को इस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में भी घोषित किया गया है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे, इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया? माउंट आबू अभ्यारण्य को। कब किया गया? जून 2009 में। इस अभ्यारण्य में पानी की पूर्ति जो है वो कोंडरा बांध से होती है। कहाँ से होगी? कोंडरा बांध से। इसी अभ्यारण्य में राजस्थान सरकार के द्वारा औषधीय पादप शोध केंद्र की भी स्थापना की गई है। एक एक पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। इस अभ्यारण्य में ध्यान रखेंगे, इस अभ्यारण्य में एक दुर्लभ वनस्पति जिसका नाम है डिकिलपटेरा आबू एंसिस, ये वनस्पति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर कारा घास भी पाई जाती है। घास का नाम क्या है? कारा। इसी अभ्यारण्य में ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, ध्यान रखेंगे ग्रीन मुनिया चिड़िया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्रीन मुनिया चिड़िया कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू अभ्यारण्य में। और एक युवले फरिश, एक बहुत सुंदर छिपकली है साथियों, सुंदर छिपकली है, इसका नाम क्या है? युवले फरिश है। ये भी कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। और यह अभ्यारण्य ध्यान रखेंगे आप लोग जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जो मैंने आपको बताया, माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, जंगली मुर्गों जो है साथियों, जंगली मुर्गे वो हमारे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भी पाए जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, पाए तो जाते हैं लेकिन कम मात्रा में। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है साथियों जयसमंद अभ्यारण्य, सलूम्बर जिले में आता है। याद रखेंगे आप लोग, नोट कीजिए इस चीज़ को। सलूम्बर अभ्यारण्य जो है ये जयसमंद अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा, जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर जिले में आता है वर्तमान में। ठीक है ना। इस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। और जयसमंद अभ्यारण्य जो है साथियों बघेरा और बोहरा बोहरी के लिए प्रसिद्ध है। बघेरा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जयसमंद में। इस अभ्यारण्य में रूठी रानी का महल भी स्थित है। नोट कीजिए आप लोग इसको, रूठी रानी का महल कौन सा, कहाँ पर है? जयसमंद सलूम्बर के अंदर है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, रूठी रानी का महल जो है उमादेव भटियाणी, वो तारागढ़ अजमेर में भी है ना। इस अभ्यारण्य में लक्कड़ बग्गा, बघेरा और शियार आदि पाए जाते हैं। ये हमारी कहानी है जयसमंद अभ्यारण्य की। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर जिले में। यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कोई पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़। और सबसे छोटा पूछे तो सरिस्का ए है। यह स्थान मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह होता है। मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह कौन सा अभ्यारण्य है? सज्जनगढ़। ध्यान रखना आप लोग। अगर पूछे कि जयपुर के शासकों का पुराना शिकारगाह कौन सा है, तो जंबा रामगढ़ आपको याद रखना है ना, भूलना नहीं है। यह अभ्यारण्य नीलगाय और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय और लोमड़ी कहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर सज्जनगढ़ में।
इस अभ्यारण्य में अरावली पर्वतमाला की टीलानुमा आकृति है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमों की भू कहते हैं। हमों की भू कहते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड आपको मैं निकाल रहा हूँ। इस करंट अफेयर की दृष्टि से मैं आपको इस ज्योग्राफी को पढ़ाया है 2024 के अनुसार। जब आज तक की डेट समझ लीजिए, जैसे आज की क्लास में ले रहा हूँ तो आज तक की डेट समझ लीजिए इसको। यानी कि ये जो मैंने आपको डाटा दिया है ये बिल्कुल आपका फरवरी तक का डाटा है। इसमें फरवरी 2024 तक का डाटा इसमें मैंने कंप्लीट लिखा है। चलिए, इस अभ्यारण्य में वाशंद्रा पहाड़ी पर एक सज्जनगढ़ का किला भी बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राज्य का पहला जैविक उद्यान है। ठीक है भाई, ये आपको नोट करना है। सज्जनगढ़ जैविक पार्क, यानी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है वो हमारा राज्य का पहला है जैविक पार्क है। ठीक है, अगला हमारा अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। 27 है दोस्तों टोटल अभ्यारण्य हमारे, 27 ही पढ़ने आज की क्लास में पूरा कंप्लीट। तो लास्ट तक आप लोग देखिए मन के साथ, तसल्ली के साथ। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये इस उदयपुर जिले में है और यह जो अभ्यारण्य है मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी रहा है। कौन सा? फुलवारी की नाल। यहीं से सोम नदी गुजरती है। सोम नदी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है तथा मेहदी नामक जो बांध है वो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। मेहदी बांध, ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य में मानसी व बाकल नदियों का उद्गम होता है। पूछ ले कई बार, बाकल नदी और मानसी जो नदी है वो किस अभ्यारण्य से निकलती है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है। इस अभ्यारण्य में ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी स्थित है। नोट कीजिए इसको, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पर है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। एक बार लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हमारा अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूमर। ठीक है, उड़न गिलहरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। उड़न गिलहरी, क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसका ज़्यादातर क्षेत्रफल प्रतापगढ़ जिले में है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उड़न गिलहरी की। तो उड़न गिलहरी का जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है साथियों रेड फ्लाइंग क्यूरल पैटोरिस्टा एलवी वेटर। बहुत बड़ा नाम है, आपको पूछ लिया जाए तो याद कर लेना आप लोग। रेड फ्लाइंग क्यूरल पैटोरिस्टा एलवी वेटर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है उड़न गिलहरी का। इसको हम स्थानीय भाषा में मशोबा भी कहते हैं, मशोबा। और जो उड़न गिलहरी है साथियों वो भोजन के रूप में महुआ के जो वृक्ष होते हैं ना उनको उपयोग में लेती है। ठीक है, चलिए राज्य में सर्वाधिक सागवान के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा मिलते हैं। चौसिंगा हिरण भी पाए जाते हैं जिनको हम घंटेल या भेड़ल कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि घंटेल चौसिंगा हिरण कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य चीतलों की मातृभूमि कहलाती है। नोट कर लीजिए आप लोग, चीतलों की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता का मंदिर एवं लवकुश नामक 2 झरने भी कहाँ पर हैं? इसी अभ्यारण्य में स्थित हैं। ये प्रश्न तो आ चुका है, लवकुश नामक 2 झरने किस अभ्यारण्य में है? सीता माता अभ्यारण्य में। इस अभ्यारण्य में कर्ममोचनी नदी का उद्गम होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है एक किसी एग्जाम में, मुझे ध्यान है। कर्ममोचनी नदी निकलती है किससे? सीता माता अभ्यारण्य से। जाखम, सीता माता, करमोई, नालेश्वर सभी नदियां जो है वो इसी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। लेकिन कर्ममोचनी जो नदी है साथियों ये उद्गम है इसका, सीता माता अभ्यारण्य। अगला हमारा अभ्यारण्य है वस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। मज़ा आ रहा होगा साथियों, तो एक बार लाइक कर दो यार प्लीज़। चित्तौड़गढ़ में है वस्सी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला जो श्रेणियां हैं उनके संगम पर स्थित है, दोनों पर्वतमालाओं के बीच में। यह अभ्यारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य से बामनी और औराई 2 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है ना, 2 नदियाँ गुजरती है इससे, बामनी नदी और औराई नदी, ये वस्सी अभ्यारण्य से गुजरती हैं। इस अभ्यारण्य में जालेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, वस्सी अभ्यारण्य में ही है। अगला देखेंगे भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में। इस अभ्यारण्य में तेज तरार व नुकीली घाटियां स्थित हैं जिसमें चंबल व बामनी नदी का संगम होता है। इसी संगम पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। कई बार पूछा गया है चुलिया जलप्रपात
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है। भैंसरोडगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और ध्यान रखना आप लोग, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, स्थान के नाम पर यह अभ्यारण्य का नाम है। अगला है हमारा शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले के अंदर है। यह अभ्यारण्य जो है परवन नदी के किनारे बारां जिले में स्थित है। परवन नदी, ध्यान रखना आप लोग, शेरगढ़ अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? परवन नदी निकलती है, बहुत बार पूछा गया है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है साथियों, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, नोट कर लीजिए आप लोग। इस अभ्यारण्य में गमधर शिकार होदी स्थित है, ठीक है ना। अगला देखेंगे दर्रा अभ्यारण्य, कोटा झालावाड़ की सीमा पर स्थित है, 2 जिलों में। और दर्रा अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट, ये दोनों का हिस्सा है दर्रा अभ्यारण्य, ठीक। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, 3 जिलों में फैला हुआ है। तो पूछ रहे कई बार कि राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य जवाहर सागर अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने में सबसे ज़्यादा सिद्ध हस्तकलाकार कौन था? रामचरण मीना था। रामचरण मीना जो था अपने नंगे हाथों से मगरमच्छों को पकड़ लेता था। इसी वजह से रामचरण मीना को देसी स्टीव इरविन के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता कई बार, देसी स्टीव इरविन कौन है? रामचरण मीना। क्यों है? क्योंकि वो मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने में बहुत निपुण थे। आगे देखिए, इस अभ्यारण्य में जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र भी विकसित किया जा रहा है, ये नया आंकड़ा है। इस अभ्यारण्य में उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान कहाँ पर है? इसी अभ्यारण्य में, जवाहर सागर में। आगे देखिए, अगला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये कई जिलों की सीमा पर बना हुआ है भाई, ठीक है ना, जैसे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यह अभ्यारण्य राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक भूभाग कोटा जिले में है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कोटा जिले में है। यह राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। अंतर्राज्यीय क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा पर भी तो है, राजस्थान के साथ साथ। यह अभ्यारण्य जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार या घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, घड़ियालों का संसार या घड़ियालों की प्रजनन स्थली कौन है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से? जैसे गांगसेसूस, चपल गंगाई और गंगा डॉल्फिन, ये न पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन एक मछली है। अगला अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। तो ये सवाई माधोपुर जिले में है। इस अभ्यारण्य में चिड़ी खो नामक पर्यटन केंद्र खोला गया है। छोटा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखनी है इसके बारे में, सवाई मानसिंह जब नाम आता है तो बहुत से बच्चे इसको जयपुर करके आएंगे भैया। क्या करके आएंगे? जयपुर, जो आपका गलत आंसर होगा। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य साथियों सवाई माधोपुर जिले में है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। अगला है कैला देवी अभ्यारण्य। तो ये करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में फैला हुआ है। यह राज्य का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। पहला अभ्यारण्य था मास्टिमर उद्यान और दूसरा सबसे बड़ा है कैला देवी अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे, जिसका क्षेत्रफल है हमारा 672.82 वर्ग किलोमीटर। कैला देवी अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा धोकड़ा के पेड़ पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन मिलते हैं। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, एक भाग है। इस अभ्यारण्य में चंबल नदी के किनारे डांग क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इस अभ्यारण्य को हम डांग लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर जिले में। यह अभ्यारण्य धौलपुर जिले की बाड़ी नामक तहसील में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 34.40 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कौन सा? राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर में। अगला है केसरबाग अभ्यारण्य, धौलपुर जिले में है। ये धौलपुर में 3 अभ्यारण्य, ध्यान रखना आप लोग। यह अभ्यारण्य वाड़ी तहसील में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमीटर है। इसमें महाराजा उदयभान सिंह का निवास स्थल बना हुआ है, पहले बना हुआ था, जहां पर वर्तमान में मिलिट्री स्कूल संचालित है।
महाराजा उदयभान सिंह जो हैं धौलपुर के शासक थे, तो उनका जो निवास स्थल था वो इसी अभ्यारण्य में है। लेकिन वर्तमान में उस महल के अंदर क्या चलता है, मिलिट्री स्कूल चल रहा है। अगला अभ्यारण्य है हमारा वन विहार अभ्यारण्य, यह भी धौलपुर जिले में स्थित है। नोट कीजिए आप लोग, वन विहार अभ्यारण्य कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 44 पर, NH 44 पर वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यह अभ्यारण्य राज्य में साइबेरियन सारसों का दूसरा आश्रय स्थल है। नोट करेंगे इस चीज़ को आप लोग, वन विहार में भी साइबेरियन सारस पाए जाते हैं और केवलादेव में भी क्या पाए जाते हैं, केवलादेव में भी तो पाए जाते हैं भैया अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस। तो दूसरा है, पहले नंबर पर केवलादेव और दूसरे नंबर पर साइबेरियन सारसों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, वन विहार धौलपुर। ठीक है, इस अभ्यारण्य को स्लॉथ वियर सेंचुरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा, इसको नोट कर लें आप लोग, ये आगामी सूचना है आपके लिए। अगला अभ्यारण्य है वंदवरेठा अभ्यारण्य भरतपुर। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। परिंदों का घर भी किसे कहेंगे, वंदवरेठा अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य जरखों के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लें आप लोग, जरखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, वंदवरेठा एकमात्र है। इस अभ्यारण्य में बयाना नामक पक्षी भी पाया जाता है। कौन सा, बयाना नामक पक्षी। इस अभ्यारण्य की आकृति अगर हम दूर से देखते हैं तो समुद्र के जहाज, समुद्र का जो समुद्र के जैसी दिखाई देती है। जैसी देखिए, समुद्र के जहाज जैसी दिखाई देती है। अगला देखिए, ताल छापर चोरू अभ्यारण्य। ठीक है ना, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर, चोरू में। यह राज्य का तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। राज्य का तीसरा ताल छापर चोरू। यह अभ्यारण्य गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी रहा है। इस वजह से इस ताल छापर अभ्यारण्य को हम क्या बोलते हैं, द्रोणपुर छापर अभ्यारण्य भी कहते हैं। इस पूछ लिया जाए तो बता देना। सबसे बड़ी विशेषता इस अभ्यारण्य की देखेंगे ताल छापर की, यह कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा गया है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य। और इन काले हिरण जो हैं इनकी सबसे पसंदीदा घास कौन सी है, मोथिया घास है भाई। एशिया का सबसे बड़ा काले हिरणों का अभ्यारण्य, कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं। इस अभ्यारण्य में हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे प्रिय माने जाने वाला पक्षी कौन सा है, ग्रीनलैंड गूंज है। कौन सा है, ग्रीनलैंड गूंज, ये भी यहाँ पर मिलता है। और इस ग्रीनलैंड गूंज के बारे में देखिए आप लोग, इसको क्षेत्रीय भाषा में सिल्टी सबन कहते हैं और जूलॉजिकल भाषा में इसका साइंटिफिक नाम है असंसर है इसका नाम। ठीक है, असर बोल सकते हो आप इसको अगर याद नहीं होता था। आगे देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी भी देखने को मिलता है। हालांकि कुर्जा पक्षी का मूल स्थान फलौदी जिला खींचनगांव है ना, खींचनगांव फलौदी में ज़्यादातर मिलते हैं और ताल छापर चूरू में भी देखने को मिलते हैं। इसमें वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना हुई है ताल छापर के अंदर। अब इस अभ्यारण्य में कुछ तालाब बने हुए जैसे सलीम अली तालाब, भैंसोलाब तालाब, गंगा सिंह तालाब और डोगोलाब तालाब। और अगला हमारा अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह उदयपुर, राजसमंद और पाली 3 जिलों में फैला हुआ है। यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य से निकलने वाली नदियां अपना जल दोनों ओर ले जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ भी ले जाती हैं और अरब सागर की ओर भी ले जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, साबरमती जो नदी है साथियों, ये अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है और बनास नदी जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। देखो कितनी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, यह अभ्यारण्य भेड़िया और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में जंगली धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। किसमें, कुंभलगढ़ में। जंगली धूसर मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध कौन सा, माउंट आबू। लेकिन पूछा जाए कि जंगली धूसर मुर्गों की पूछा जाए तो कुंभलगढ़ है। इस अभ्यारण्य में स्थित खमनौर नामक स्थान पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। खमनौर राजसमंद में है। इस अभ्यारण्य में मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर हैं। नोट कीजिए आप लोग, रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है, मथाई नदी के किनारे। और मथाई नदी इसी अभ्यारण्य से होकर निकलती है। किससे, कुंभलगढ़ से। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से औषधीय पौधों को संरक्षण देने की योजना भी चलाई जा रही है। यह योजना सीता माता अभ्यारण्य में भी
चलाई जा रही है, दोनों जगह चल रही है ये। अगला है हमारा 26वां रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये किस जिले में है? ब्यावर, राजसमंद और पाली, तीनों जिलों में फैला हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 3 जिलों में और 3 संभागों में, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ब्यावर किस संभाग में आएगा? अजमेर में आएगा। राजसमंद किस में आएगा? उदयपुर संभाग में आएगा। और पाली किस में आएगा? तो पाली संभाग में। तो 3 जिले हो गए और 3 ही संभाग हो गए ना। नेक्स्ट अब हमारा अंतिम जो है, लास्ट है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। देखिए आप लोग, बूंदी जिले में है। इस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहते हैं। जच्चा घर जानते हो आप लोग अच्छे से? तो बाघों का जच्चा घर राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना नहीं होते हुए भी इसमें बाघ विचरण करते हैं, बाघ घूमते हैं। इसमें कोई बाघ परियोजना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बाघ घूमते हैं। इस अभ्यारण्य में चौथी बाघ परियोजना जून 2021 में चलाई गई थी। ध्यान रखना आप लोग, जून 2024 में इसमें चौथी बाघ परियोजना 2021 में चलाई गई थी। इस अभ्यारण्य में सबसे छोटी बिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम है रस्टी स्पोटेड, ये पाई जाती है यहाँ पर। यह अभ्यारण्य पाइथन अजगर की भी शरण स्थल है। इस अभ्यारण्य में मेज नदी गुजरती है। इस अभ्यारण्य से कौन सी गुजरती है? मेज नदी, जिसके किनारे रामगढ़ महल बना हुआ है। अब आपको हम राजस्थान के कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्यों के बारे में बताते हैं। ये आपने पढ़े, जो अब तक चल रहे हैं अभ्यारण्य, इनके बारे में आप पढ़ते आए हो। अब मैं आपको प्रस्तावित अभ्यारण्य बताऊँ, ठीक है ना, याद रखना। बीसलपुर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? टोंक जिले में बनेगा। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? बड़ोपल हनुमानगढ़ में। भालू अभ्यारण्य भीनमाल जालौर में बनेगा। गधा अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में बनेगा। मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में बनेगा। गाय अभ्यारण्य अजमेर संभाग में बनेगा। सांप उद्यान भरतपुर में बनेगा। और हमारा अंत में मछली अभ्यारण्य, ये कहाँ पर बनेगा? बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर बनेगा। ये प्रस्तावित अभ्यारण्य आपको जो याद रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने पूरे अभ्यारण्यों के बारे में बात की। कल की हम क्लास में बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, आज तक के अपडेट के साथ में मैंने आपको पूरा पढ़ाया। आप सभी विद्यार्थी नोट्स बनाते रहिए और क्लास को रेगुलर लेते रहिए। जल्दी ही आपको मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ साथियों, अन्य सब्जेक्ट के। आप तसल्ली बना के रखें। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, है ना। और आप मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। धन्यवाद।